और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। मैं हूं श्रवण शर्मा, आप देख रहे हैं एसजी कॉन्सेप्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका अगर आप वीडियो तक आ गए हैं तो साथ ही साथ मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है वो मैंने स्पेशली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। ये इंट्रो वीडियो है चैप्टर 2 के लिए, यानी जिसको हिंदी मीडियम वाले परिचय बोलते हैं। इसको देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों मीडियम के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर कुछ चीजें आपने पहले पढ़ ली होंगी है ना लास्ट ईयर्स में, और कुछ चीजें आप फर्दर क्लासेस मतलब आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ही बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अगर नहीं होता है, अगर फिर भी कुछ भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप फेसबुक या इंस्टा कहीं पर भी आप मुझसे फॉलो कर लीजिए और वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ जो इसका गेम है ना, पूरा जो ये खेल है ये दो चीजों का है। एक तो है वेरिएबल और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, यानी वेरिएबल और होता है नॉन वेरिएबल। इन दो चीजों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। अब ये क्या होते हैं, आप बोलोगे हिंदी मीडियम वाले, तो वेरिएबल जो होते हैं इनको बोलते हैं हम चर। ठीक है, और नॉन वेरिएबल्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अचर। अब ये जानने वाली चीज है कि वेरिएबल यानी चर क्या होते हैं और नॉन वेरिएबल यानी अचर क्या होते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है चरने वाले, है ना, नाम से ही लग रहा है चरने वाले, मतलब ऐसे वैल्यूज, ठीक है, जिनके कुछ ऐसी चीजें जिनके वैल्यूज में चेंजेस होते रहें, जिनके वैल्यूज में चेंजेस होते रहें, यानी कि इनके जो मान हो वो असमान हो। ठीक है, यानी इनके जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यू में चेंज लिख देते हैं कि चेंज इन वैल्यू। ठीक है, हो गया। अब इसका मतलब क्या है, कैसे हम चेंज करेंगे? देखो बात, जैसे अगर मान लो कि हमें कोई ऐसी चीज दी गई, ठीक है, हमें कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो जिसका जो मान है, जैसे अगर हमें कुछ ऐसा दिया गया कि 2x ऐसे करके हमको कोई नाम दे दिया गया, है ना, तो यहां पर हम x की वैल्यू जो है कुछ भी रख सकते हैं। यानी x की वैल्यू हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, वो नंबर निगेटिव हो सकता है, वो रेशनल हो सकता है, वो जीरो हो सकता है, यानी किसी भी तरह के हम नंबर यहां पर रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम जो हमारे वर्ड्स यानी लेटर्स दिए रहेंगे उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस तरफ सिंबल से हम कुछ इनको डिनोट करेंगे, है ना। बात आ रही समझ में? नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? जैसा नाम लग रहा है अचर, मतलब इनमें कोई चेंज ना हो पाए, है ना, जैसे नाम से ही लग रहा है नॉन वेरिएबल यानी कि अचर, मतलब जो चरे ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीजें बार बार अपनी वैल्यू ना चेंज करें वो क्या कहलाएंगे? नॉन वेरिएबल यानी कि अचर। जैसे अब बात यहां पर समझने वाली क्या है, जैसे इनका मान क्या होगा? इनका मान समान होगा, है ना, हर जगह पर हर कंडीशन में इनका मान क्या होगा? समान होगा। तो लिख देते हैं यहां पर कि नो चेंज इन वैल्यू। बात आ रही समझ में? अब जैसे यहां पर हम एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि अगर आपको कोई डेट दी गई, है ना, जैसे आपको कोई डेट दी गई, मान लो कि ये कहा गया कोई महीने का नाम, बहुत ही सीधा सा एग्जांपल, है ना, बहुत ही मजेदार। जैसे मान लो एक दिया गया जून का महीना, तो जून के महीने में अगर ये कहा गया है कि जून के महीने की कोई डेट लिखो, ठीक है, जून के महीने की कोई डेट लिखो, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मैं यहाँ पर 1 जून, है ना, ये 2 जून ऐसे करके जून, है ना,
फिर यहाँ पर 3 जून, 3 जून, ऐसे करके कोई भी डेट लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो तो ये जून जो है ये क्या हो रहा है, ये यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो जून होगा ये क्या है, ये जो जून है ये क्या है, ये नॉन वेरिएबल है। लेकिन यहां पर ये 1 2 3 ये क्या है, ये इसके हिसाब से वेरिएबल है। लेकिन ये बात समझ लो कि अगर इस तरह की कोई चीज लिखी गई है, जैसे अगर हमें केवल एक डेट दी जाए 1, तो कहा जाए कि 1 की डेट लिखो, किसी भी महीने की डेट लिखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जनवरी लिख सकते हैं, 1 फरवरी लिख सकते हैं, 1 मार्च लिख सकते हैं। अब यहां पर देखोगे तो ये जो डेट है 1 ये चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहां पर 1 क्या है, 1 एक अचर है, यानी कि नॉन वेरिएबल है। बात आ रही समझ में। तो यहां पर नॉन वेरिएबल का मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी नंबर, अगर आपका कोई भी नंबर दिया होगा, है ना, अगर मान लो कि सीधा सीधा सा कोई सा नंबर केवल दे दिया जाए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा बाबू, वो अचर में आएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई भी नंबर, जैसे हमको एक नंबर दे दिया गया 5, तो ये बताओ कि हम इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या? अगर हम ये कहें 5, तो 5 को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। अगर हम कहें 11, तो क्या हम 11 को कुछ और लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन वेरिएबल कहलाएंगे। बात आ रही समझ में। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में बहुत सीधी सी चीज है कि वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकते हैं, यानी चर के जो मान है वो बदल सकते हैं, लेकिन अचर के मान बदल नहीं सकते। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 5x, तो हम यहां पर देखो x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना। x की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब हमारे x का मान जो है वो बदल सकता है, x की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए x क्या है, यहां पर चर है, यानी कि वेरिएबल है। लेकिन ये 5 जो होगा, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, ऐसे करके, तो ये 5 तो नहीं चेंज हो रहा, ये 5 तो नहीं चेंज हो रहा। तो इसका मतलब ये 5 क्या है, इसका ये नॉन वेरिएबल है, यानी कि अचर है। बात आ रही समझ में। चर और अचर में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। चलो फिर अब हम इसका अगला टॉपिक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। अब हम बहुपद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो बहुत सीधी सी चीज है कि अगर मान लो कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कोई ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसमें जो वेरिएबल की पावर है ना, जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। सीधी सी चीज ये समझो कि इसमें एक कॉन्स्टेंट, एक अचर होगा, ठीक, एक वेरिएबल यानी एक चर होगा, और अगर इसकी घात कोई एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो लिख देते हैं चलो हिंदी में कि अचर गुणे चर की घात कोई पूर्ण संख्या, है ना। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको दिखे, इस तरह का कोई व्यंजक अगर आपको दिखता है, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। बात आ रही समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉलिनोमियल पहचानने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर कोई कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो और उनका जो एक्सपोनेंट यानी पावर हो वो कोई होल नंबर हो, है ना, यानी अगर कोई अचर और चर का गुणा हो और उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। बहुत सीधी सी चीज है, बहुत ज्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इतने में आप पहचान लोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर हमारा दिया गया कि इसको हम लिखते हैं 3x + 5, है ना। तो ये क्या है, आप लोग बताओ, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा कि जो ये वाला टर्म देखना, ये वाला, तो यहां पर देखो जो पहला पद है, जो फर्स्ट टर्म है, इसमें क्या है कि एक तो ये कांस्टेंट है,
यानी एक अचर है और एक चर है, और इसकी जो पावर है वो क्या है, इसकी जो पावर है वो एक है। अगर कुछ नहीं होता तो क्या होती है, पावर एक होती है। तो यहां पर देखो, और एक क्या है, ये एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या हमारा एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद है। इसको हम कैसे नोट करते हैं, इसको जैसे पॉलिनोमियल बहुपद को मैं पी से लिखूंगा हर जगह, ये याद रखिएगा। जहां पर भी पी लिखा हो ना, समझ आना कि वो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। तो पी, और इसमें देखेंगे कि टर्म्स में कौन से वेरिएबल का यूज हुआ, जैसे कौन से लेटर का, एक्स का, तो हम यहां लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, बताओ बात आई समझ में इतनी। मतलब यहां पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, इस तरह से कुछ भी यहां पर अपना सिंबल दे सकते हो। मैं यहां पर p का नाम दे रहा हूं क्योंकि ये बहुपद है पॉलिनोमियल, तो मैं यहां पर पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ऐसे लिखूंगा। एक और एग्जांपल देखो, ये दिया गया कि 2y स्क्वायर, देखो 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 6 है ना। अब इस तरह अगर दिया गया तो सबसे पहले देखो इसको लिख क्या सकते हो, इसको चाहे पी वाई, क्योंकि इसमें देखो जो टर्म्स है वो क्या है, y है, तो इसमें हम y लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, p और ब्रैकेट में से y लिख के इक्वल लगा देना, हो जाएगा ये पॉलिनोमियल y, ठीक है ना, यानी बहुपद y हो जाएगा। तो अभी हमको इसको पहचानना है क्या ये बहुपद है। तो पहले पद में देखो, पहले पद में अगर देखोगे तो इसमें एक चर है ना, एक अचर है कि नहीं, दोनों चीजें हैं, एक चर है और एक अचर है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है और एक वेरिएबल है। तो यहां पर देखोगे तो ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, यानी 2 क्या है, एक वो नंबर है, यानी एक पूर्ण संख्या है। तो ये तो फॉलो कर रहा है। इस वाले में देखो, यहां पर कह दो y के आगे कोई संख्या तो नहीं लगी है। अगर y के आगे कोई संख्या नहीं लगी है तो उसका मतलब उसका मल्टीपल क्या है, 1 है। तो यानी यहां पर हमारा एक कॉन्सोनेंट भी हो गया, यानी एक अचर भी हो गया। उसके बाद y हमारा चर है और उसकी पावर क्या है, अगर कोई पावर नहीं तो वहां पर 1 है, तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या है ना। अब आगे आ जाते हैं 6 पे। तो यहां पे कहते हो कि चलो भैया ये 6 कॉन्सोनेंट तो दिया गया 6, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें चर क्या है, तो चर इसमें x की पावर 0 है। क्या है इसमें, x की पावर 0 है। अच्छा ये चीज तो पता नहीं, ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, है ना, कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी ऐसे नंबर दिया हो, एनी टर्म लिख देते हैं, कोई भी पद दिया उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। चाहे वो वेरिएबल की पावर 0 हो तब भी 1, चाहे वो कॉन्सोनेंट की पावर 0 हो तब भी 1। ठीक है, बात आ रही समझ में इतनी। यानी कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर ये सेम चीज वही है। अब देखो यहां समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह का आ जाता है ना, लेकिन यहां पर जो पावर्स हैं वो नंबर होने चाहिए। एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो एक परिमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। ये समझ में आ रही बात। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं ना। जैसे अगर मान लो कोई भी संख्या ऐसी दी गई जो मैंने क्या बताया अभी कि ये पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये याद रख लो कि जिन पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है ना। यानी जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या है, वो रेशनल नंबर है ना। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है, आर रेशनल नंबर। बट लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं
संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों? इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। ठीक, तो ये चीज समझो। जैसे मान लो कि हमें कोई संख्या दी गई 0, 1, 2, 3, ये क्या है? ये होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। लेकिन अब ये पूर्ण संख्या जो होती है वो परमेय संख्या होती है ना, ये हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ ली थी। क्योंकि सबके डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो सकते हैं। 1 हो सकते हैं क्या? 1 होते हैं। लेकिन अगर मान लो हमसे ये कहा जाए 1/2, तो 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। बात आई समझ में? मैं इतनी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? जैसे मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देता हूं कि बस ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। यानी ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। बस नीचे याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि √3 + x, अब अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, क्या ये एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद है? आप क्या बताओगे? ये एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद है? सीधी सी बात आप यहां पर नोट कीजिएगा कि क्या ये एक √3 नहीं, ये कर लेते हैं, ये तो है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें √x + 3, ये लिखते हैं, है ना, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद है? भाई आपका जवाब क्या हो सकता है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ है, और कुछ बच्चे कहेंगे नहीं है। अगर हम इसको देखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x⁴ 1/2 + 3। ठीक है, x⁴ 1/2 + 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो हमारा x का एक्सपोनेंट है, जो हमारी x की घात है, ये एक परिमेय संख्या है। और हमने क्या पढ़ा? कॉन्सोनेंट इंटू वेरिएबल की पावर वो नंबर। हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? अचर गुणे चर, है ना, यही तो होता है। अचर गुणे चर की घात पूर्ण संख्या। तो यहां पर ये 1/2 पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद नहीं है। बताओ, बात आ गई समझ में? बहुपद नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा कि इसमें प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हमको ये दिया गया ³ y + y², इसके बारे में अगर पूछा जाए तो क्या ये एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद है? अगर आपसे पूछता हूं मैं, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप सीधे तौर पे बता दोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कहा कि y की पावर कितनी है? y की पावर 1/3 और +y²। तो यहां पर ये y की पावर जो दी गई है, ये क्या दी गई है? 1/3 दी गई है। और मैंने क्या कहा कि जो y की घात होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या यानी कि एक होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये परिमेय संख्या लेकिन होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी एक बहुपद यानी कि एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात आ गई समझ में? और भी एग्जांपल आपको दे देते हैं, ये समझ लीजिएगा कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। और आपकी बुक में भी, आपके कोई भी बुक चलती हो, आपकी कोई सी भी बुक चलती हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी चलती हो या फिर यूपी बोर्ड की कोई काका या इस तरह की कोई पब्लिकेशन की बुक चलती हो, है ना, या फिर RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, कुछ भी। लेकिन आप ये बेसिक एक बार पढ़ने के बाद गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन पूरा देखिएगा, कहीं से भी कोई चीज मिस ना होने पाए। ठीक है ना? और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खैर, अब इतनी चीजें तो आपने कर ली होंगी। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि t³ है ना +4t⁴ यानी स्क्वायर
प्लस 7t प्लस 6। सबसे पहली चीज तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, सभी में देखेंगे तो टी टर्म से ये बन रहा है, तो अगर ये टी टर्म से बन रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p ब्रैकेट में t इज इक्वल टू, इस तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद है? बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर t की पावर 3 है जो कि एक पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, t की पावर 2 है एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, t की पावर 1 है एक पूर्ण संख्या है। यहां पर क्या है, t की पावर 0 है, t की पावर 0 को मैंने पहले ही बता दिया, t की पावर अगर कुछ नहीं है तो वहां पर क्या है, उसकी पावर 0 है, तो यानी यहां पर ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल यानी ये एक बहुपद है। बात आ गई समझ में? थोड़ी सी चीज और समझो कि अगर मान लो दो बहुपद अगर हैं, है ना, मैं बहुपद को अगर मैं पॉलिनोमियल को p से लिखूं, है ना, तो दो बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होगा। सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑलवेज अ पॉलिनोमियल। दो बहुपदों का अंतर हमेशा एक बहुपद होगा, यानी डिफरेंस ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑलवेज विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो दो पॉलिनोमियल हैं और उनका मल्टीप्लाई करना हो तो भी वो हमेशा क्या होंगे, एक पॉलिनोमियल होंगे। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्या दो पॉलिनोमियल का डिवीजन, है ना, दो पॉलिनोमियल दो बहुपदों का भाग भी एक पॉलिनोमियल होगा? क्या भाग एक पॉलिनोमियल होगा? तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज ये रखो कि जब तब होगा जब इसका एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का, वो या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 हो। बात आ रही समझ में? नहीं समझ में आ रही? समझो, जैसे अगर मान लो हमको ये दिया गया 6x की पावर 5 अपॉन 6x की पावर 4, है ना, तो अगर हमें ये सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे भाई? यहां पर जब हमारा बेस हमारे सेम है तो सबट्रैक्ट करने पर उनके बेस के जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर होती है, जो घात होती है, वो क्या होती है, घट जाती है, यानी सबट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 6 की पावर 5 और ये हो जाएगा -4, तो कितना हो जाएगा, 6x की पावर 5 -4 कितना हो जाएगा, 1। तो लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो यहां पर हमारा 6x आया तो x की पावर क्या आई, 1 आई। और मैंने क्या कहा कि अगर इसकी एक्सपोनेंट यानी कि घात यानी कि पावर 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ी हो तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, तो एक बहुपद होगा। तो इसका मतलब ये एक बहुपद है। लेकिन अगर इस तरह से होता 6x की पावर 4 अपॉन 6x की पावर 5, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, 6x की पावर 4 ये ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6x की पावर -1, क्योंकि 5 -4 करेंगे 1 होगा, बढ़ेगा ये माइनस, इसलिए माइनस लगेगा। तो यानी 6x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और यहां पर ये जो -1 है ये क्या है, ये क्या है, -1, तो ये -1 आया। और क्या था हमारा कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? क्या ऋण एक पूर्ण संख्या है? -1 इज अ होल नंबर? नो, योर आंसर इज नो। तो अगर आपका जवाब ना है तो इसका मतलब ये जो है ये एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं है, और ये क्या है, एक बहुपद है। बात आगे समझ में? मुझे नहीं लगता कि बहुपद में कोई भी चीज नहीं रहेगी, है ना, आगे, क्योंकि ये आगे क्लासेस में आके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फिर आप आगे बोलोगे अरे हम तो सरवन सर से पढ़े थे, वो तो ये चीजें बता ही नहीं थे। तो एक्चुअल में क्या है कि मुझे आपका कोर्स कंप्लीट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मेरा मेन मोटिव होता है कि आपको मैथ सिखाना है किसी भी तरह से, क्योंकि आप उस तरह से पढ़ो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसे पढ़ा सको। सही है ना? तो इस तरह से आपको सीखना है मैथ। ठीक है, चलो फिर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। देखो बच्चा, अगली चीज हमें क्या देखनी है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के पद।
अब ये क्या चीज होती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई हमको एक जो हमने लिखा था कि पी एक्स इज इक्वल टू, ये दिया गया 3x प्लस 5, ये हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, इसके थ्रू हम समझते हैं टर्म्स का मतलब क्या होता है। टर्म्स का मतलब होता है कि इनमें कितने पद हैं, है ना। कितने पद का मतलब ये होता है कि कितने का x के साथ मतलब जो भी वेरिएबल दिया होगा उनके कितने वेरिएबल हैं इसमें, है ना, उनका कितने पॉलिनोमियल है। यहां पर देखो, जैसे ये हमारा हो गया 3x, इसमें देखोगे, और ये हो गया हमारा 5, तो ये क्या है हमारा, ये 3x है, और ये 5 क्या हमारा 5x की पावर 0 है ना। तो यहां पर ये दो देखो, तो ये दो चीजें आ गई, आई कि नहीं आई दो चीज। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कुल कितने पद हैं, तो यहां पर आ जाएगा पदों की संख्या, यानी टर्म्स यानी पद कितने हो गए, 2 हो गए। बताओ, बात आई समझ में। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने टर्म है या कितने पद हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका जवाब। यहां पर कितना होगा, 3 होगा। कैसे होगा, यहां पर इस वाले को देखोगे तो यहां पर y है, y की स्क्वायर है। यहां पर आपने देखा तो इसमें 2y की पावर 1 है, और यहां पर देखा तो 8y की पावर 0 है। सबके पास y है, सबकी घात एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब इसमें जहां जहां y है गिन लो, 1 2 और ये 3। तो यानी इसके जो टर्म्स होंगे, जो पदों की संख्या होगी, वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बताओ भाई, पदों की संख्या गिनने में टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है ना, पदों में कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, सभी लोग आसानी समझ जाओगे ना। एक और एग्जांपल ले दें क्या, चलो एक एग्जांपल और देख लो, और इसका आंसर खुद देना और ये बताना कितना आएगा। जैसे मान लो कि एक ये पॉलिनोमियल दिया गया, एक बहुपद दिया गया, t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। अब यहां पर बताओ कि कितने टर्म्स हैं, पदों की संख्या बतानी है। चलो सभी लोग बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें कुल कितने पद हैं। भाई पहला t, ये हो गया t की पावर 3 पहला, दूसरा t स्क्वायर दूसरा, t की पावर 1 तीसरा, यहां t की पावर 0 चौथा। तो आप बिल्कुल बहुत ही सही जा रहे हो बच्चा, बहुत सही समझ रहे हो। तो यहां पर कितने पद होंगे, 4। समझ में आ रही चीजें, बहुत ही इजी सी चीजें हैं। आप इस एक्सरसाइज, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें काफी ज्यादा आसान थी। अगला देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन, है ना, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले उसके बेसिक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आपको क्वेश्चन, जैसे मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा, काफी सारे कोचिंग्स में देखा कि वो आपको इंट्रो नहीं पढ़ाते, वो आपको इसका परिचय नहीं बताते, सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन कैसे होगा, क्या रूल लगा, वो बहुत अच्छे टीचर है तो वो बता दिया। लेकिन वो आपको एनसीईआरटी बुक का जो शुरुआती जो गाथा दी होती है, आपको भी लगता है वो बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है। सही बात तो ये है कि वही मैथमेटिक्स की जान है, उस चैप्टर का जान वही है जो शुरू में इंट्रो दिया है। तो पहले उसके बेसिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो अगली चीज देखते हैं, कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऐसे लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स यानी पदों का गुणांक, पदों का गुणांक। ये क्या होते हैं, काफी आसान सा है। जैसे अगर मान लो कि हमको यही जो अभी इसके पहले लिखा था वही चीज अगर हमें लिखना हो, RT, है ना, जो पद लिखा था वही लिख लेते हैं। क्या था, t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6। अब ये हमें दिया गया, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, यहां पर माइनस लगा देता हूं। अब यहां पर पदों की संख्या देखना, जो भी आपके पास t होंगे, है ना, यानी जो भी यहां पर आपका वेरिएबल होगा, जो भी आपका अचर होगा, है ना, जो भी चर होगा, उसके पहले कौन सी अचर संख्या है, केवल यही बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा पदों का गुणांक।
अगर हम बात करें यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, अगर देखो अगर हम यहां पर बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, है ना, यानी टी क्यूब का टी की घात 3 का गुणांक क्या होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो टी के पहले क्या है, टी के पहले क्या कोई संख्या है, नहीं है। अगर टी के पहले कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यानी यहां पर 1 हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमारा माइनस दिया है तो इसलिए यहां पर क्या होगा, -1 होगा। बात आ गई समझ में। फिर अगर हम ये कहें कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी की घात 2 का गुणांक, मैं कॉमा लगा दे रहा हूं ताकि बार बार चीजें लिखने न पड़े, टी की घात 2 का गुणांक, तो कितना हो जाएगा, इसके आगे क्या है, टी स्क्वायर के आगे 4 है, 4 है, तो इसका मतलब इस टी स्क्वायर का जो गुणांक होगा यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अगली चीज आती है, ये आप खुद बताइएगा कि 7t में, है ना, कोफिशिएंट ऑफ 7t, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 7t का गुणांक क्या होगा, आप खुद बताओगे इसका गुणांक क्या होगा। तो भाई इसका गुणांक t के पहले कौन सी संख्या लगी है, 7, यानी कि 7, तो यानी कि इसका 7 होगा। बहुत अच्छे बच्चा, जिन लोगों ने आंसर दिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं दिया लेकिन उनको समझ में आ रहा था उनको भी बहुत बधाई कि उनको समझ में आ रही है चीजें। इस वाले में आ जाओ। अब यहां पर अगर हमें बात करना हो 6 में, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ 6 यहां पर क्या होगा, ये किसका कोफिशिएंट है, 6 किसका गुणांक है। अभी मैंने इसके पहले भी आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, तो 6 किसका गुणांक है ना, 6 किसका कोफिशिएंट। भाई यहां इसके आगे क्या रहा होगा, t0 रहा होगा ना, तब तो इंटू 6 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0 यानी t0 का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चा, 6 हो जाएगा। बताओ बात आई समझ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी चीजें अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, और अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ में तो ये बहुत अच्छा है। बात आ गई समझ में, सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, कोफिशिएंट तक समझ गए, है ना। उसके बाद आगे आती है कि ये जो हमारे पद हो सकते हैं, ये पद कितने हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं क्या। अगर मैं ये बात करूं कि इनमें अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा दिया हो तो क्या किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर देखो जितने भी दिए होंगे उससे हमेशा एक पद ज्यादा होगा। जैसे अगर हमारा ये दिया गया होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 150 प्लस एक्स की पावर 149 प्लस ये चलता चला जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां पर अगर हमें यह गिनना हो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या अगर हमें गिननी हो तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भाई देखो x तो इसमें टोटल कितने हो गए 1 से लेके 150 तक, तो 150 तो इसमें x ही हो गए, मतलब 150 पद तो 150 टर्म्स ये हो गए। साथ में ये +1 भी तो लगा है x की पावर 0, यानी कितने हो गए टोटल 151। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अक्सर जब ये आता है काउंट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो लोग यही काउंट करके 150 लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ये इसके अलावा जो भी आगे जुड़े होंगे उनको भी आपको ऐड करके उसमें लिखना है। बात आ रही समझ में। चलो अब यहां पर यह बात आती है कि पद कितने तरीके के हो सकते हैं। भाई देखो पद जो होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से, है ना। एक तो होता है मोनोमियल्स, इसको बोलते हैं एक पदी। फिर आता है बायनोमियल, इसको बोलते हैं द्विपदी,
फिर एक आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं त्रिपदी। ये होता क्या है, अगर मान लो केवल एक ही टर्म दिया हो, है ना, जैसे मान लो ऐसे दिया गया 6x 5x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 9, इस तरह से कुछ दिया गया हो, तो इन सब में देखोगे तो एक एक x ही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मोनोमियल है, यानी एक पदी है। उसके बाद अगर इसी में कुछ और जोड़ दिया जाए 6x प्लस 1, है ना, 5x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x की पावर 9 प्लस x, ऐसे करके, तो यहां पर देखोगे कि तो दो दो हैं, एक x की पावर 0 है, x स्क्वायर है, x की पावर 0 है, x की पावर 9 है, x की पावर 1 है, तो यहां पर देखोगे दो दो पद है, तो जिसमें दो टर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल यानी कि द्विपदी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है ना। अगली चीज त्रिपदी में यही चीज आती है कि अगर हम कैसे लिखना हो 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो यहां पर देखो ये क्या दिया गया, x स्क्वायर, है ना, यहां पर x की पावर 1, यहां पर x की पावर 0, मतलब 3x मिल गए, तो इसका मतलब ये 3 पद है, इसमें तो ये त्रिपदी, है ना। इसी तरह से कई पद अगर बन जाते हैं तो वो बहुपद कहलाते हैं, 3 से ज्यादा अगर चले गए, है ना, तो ये एक से ज्यादा जो भी हैं वो सब क्या है, बहुपद है, आपके पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया, इसमें और ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि और कुछ समझाने की जरूरत है। क्लियर है बात इतनी। अब थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं कि जो इनके एक्सपोनेंट होते हैं, है ना, यानी कि इनके पावर्स के बारे में देख लेते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल्स की पावर है, बहुपद की जो घातें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चीज समझ लेते हैं, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्सपोनेंट्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, चलो सॉरी ऑफ पॉलिनोमियल ये लिखते हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपदों की घात, बहुपद की घात। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बहुपद की घात अगर हमें बतानी, एक टर्म लिख देते हैं, पहले एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5, 3x की पावर 5 प्लस 9। तो अगर इसमें यह पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी इस बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुत सीधी सी चीज है कि जो सबसे बड़ी घात होगी, है ना, मैक्सिमम पावर, ठीक है, यानी अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात, जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही हमारा यहां पर क्या होगा, बहुपद की घात यानी एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पर बताओ, इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में देखकर बताओ कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी घात कौन सी है। भाई सबसे बड़ी घात क्या है, 6 है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जो अधिकतम घात होगी वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, कोई प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 7 प्लस 1। अब इसमें अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर क्या होगी, अधिकतम घात क्या होगी, तो भाई देखते ही बता दोगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, 7, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बहुत ही इजी है ना। तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब एक चीज और समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि क्या अगर एक ही नंबर दिया जाए, जैसे मान लो 2, तो क्या इसमें बता सकते हो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। अगर केवल एक ही नंबर दिया गया 2, तो इसमें बता सकते हो कि इसका एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अब बहुपद की घात क्या होगी। भाई बिल्कुल बता सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0। यही तो लिखी, मैं बार बार बताते चला आ रहा हूं शुरू से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चा कि 0 जो है वो क्या होगा, और तो कोई पावर है ही नहीं ना,
केवल 0 ही है और तो कोई पावर है ही नहीं, तो हम इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 0 होगी, बात खत्म। ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के बेस क्वेश्चन होते हैं और ये पूछ लेते हैं पेपर में कि इसमें बहुपद की घात क्या है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, है ना। तो अगर इस तरह का कोई भी नंबर आ जाए, अगर मान लो 5 आ जाता है तो इसका भी 0 होगा ना, 7 आ जाए तो इसका कोई भी नंबर अगर आया तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी बस। और इसमें कुछ ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ाई जाएंगी थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, अभी आपके लिए इतना बिल्कुल सफिशियंट है। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ये होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। इनके बारे में समझ लेना कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। अगर कोई भी इस तरह का आपको दिखे, ये हमेशा इनका फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन समझ लो, खुद समझ जाओगे। फॉर्मेशन कुछ ax प्लस बी इस टर्म में होगा, जहां याद रखना कि जहां पर a और b जो होंगे वो क्या होंगे, एक अचर होंगे, यानी ये क्या होंगे, a और b एक कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, अचर लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, सी लिख दिया तो इसका मतलब समझ जाना इंग्लिश मीडियम के बच्चे कि वो कॉन्सोनेंट है ना। ए और बी क्या है, एक अचर है, यानी ये कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और जहां पर ए जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर इस तरह का कोई चीज बनता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। इसमें क्या होती है, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, है ना, मैक्सिमम पावर यानी कि जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और इसमें जो टर्म्स होंगे यानी जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। बताओ बात आई समझ में, बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर लिखा गया 4x प्लस 5, तो 4 एंड 5 ये a और b की जगह पर है, और ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, फॉलो किया। a जो है 4 है, 0 नहीं है, ये भी फॉलो किया। और जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो x की पावर कितनी है, 1 है, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है, यानी कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है बात इतनी। और देखते हैं, अगर ऐसे लिखा होता केवल 3y, तो ये बताओ क्या 3y भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या 3y भी एक रैखिक बहुपद है? बिल्कुल है भाई। कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या माइनस करके हम y की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हमारा जो यहां पर ये जो 3 है हमारा, ये a की जगह हो गया, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होना चाहिए, तो ये b की जगह पर हो गया। उसके बाद ये जो हमारा था y, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, वो भी फॉलो हो रही है। टर्म्स इसमें 2 हैं, एक ये पद इसमें 2 हैं, ये भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3y हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला अगर हमको ये दे दिया जाए, अगला आप बताइएगा t प्लस 6, क्या ये एक रैखिक बहुपद है, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? बहुत अच्छे बच्चा, सबको समझ में आ रही है। तो ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहां पर इसके आगे कोई नहीं, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, लिखते नहीं है लेकिन 1 होता है, अंडरस्टूड है ना। तो यानी a की जगह पर 1 हो गया, b की जगह पर 6 हो गया, दोनों कॉन्सोनेंट यानी अचर हो गए, और t की मैक्सिमम पावर 1 हो गई। सारी चीजें फॉलो कर रहा है, इसका मतलब t प्लस 6 क्या है, एक रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। बताओ बात आई समझ में। आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना, यहां पर ये द्विघाती बहुपद के बारे में, त्रिघाती बहुपद के बारे में, एन घाती बहुपद के बारे में, सारी चीजें, बहुत थोड़ा सा चीज और बचा है। और अगली ही क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1।
तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।